गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रिका अत्रे न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। और आज हम शुरू कर रहे हैं स्पर्श के लिए नया जो एक पाठ है ततारा वमीरो कथा, उसका हम आज नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी कुछ पाठ प्रवेश है वो आप बुक से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ततारा वमीरो कथा। ये पाठ लिखा है लीलाधर मंडलोई जी ने। आप इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने सेल्फ स्टडी करें तो आप इनका जीवन परिचय घर पर पढ़ सकते हैं। और एक पाठ प्रवेश दिया है, पाठ प्रवेश से आपको पाठ के अंदर की थोड़ी सी बारीकियाँ जो एक सारांश के रूप में दे दी जाती हैं स्टार्टिंग में ही, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ततारा वमीरो कथा। तो ततारा वमीरो कथा के थोड़ा सा मैं आपको एक शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो ये एक प्रेम कथा है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों अलग अलग जगहों की कथा है ये। पहले ये दोनों एक साथ हुआ करते थे। इनके विभक्त होने के पीछे एक कथा प्रचलित है जो प्राचीन समय में कथा कही जाती है, उसके आधार पर इस कथा को बनाया गया है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? अब चूँकि प्रेम कथा है तो निश्चित है कि कुछ हमें ऐसी बातें पता चलेंगी जो वाकई में प्राचीन समय में पसंद की नहीं जाती थी, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के तहत उनका खंडन किया जाता था या उन्हें उनका विरोध किया जाता था। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ में एक सेल्फ स्टडी मेरे साथ करते रहिएगा। हर पैराग्राफ का मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सारांश बताती चलूँगी आपको। आप अपनी लेसन के साथ साथ में अपनी एक रीडिंग चलाते रहिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर, अब पोर्ट ब्लेयर शब्द से आप ये है लिटिल अंडमान की राजधानी। यहाँ पोर्ट ब्लेयर क्या है? लिटिल अंडमान की राजधानी। तो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। श्रृंखला माने सीमा, जो निकोबारी जनजाति की आदिम जाति संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर हमें कार निकोबार और अंडमान के दोनों की बीच की स्थिति पता चली है। दोनों का आपस में कितने कितने किलोमीटर का दायरा है, और दोनों पहले एक हुआ करते थे, लेकिन उनके विभक्त होने का क्या कारण है वो अभी हमें पता नहीं चला है। तो प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक हुआ करते थे, उनके पीछे एक लोक कथा है, ऐसा बताया जा रहा है। सदियों पूर्व अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। वहाँ एक सुंदर सा गांव था, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। अब देखिए थोड़ी सी इस पैराग्राफ में पूरी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद पढ़िएगा इसको। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये दोनों गांव जब अलग अलग हुए उसके पहले ये दोनों गांव एक होते थे, ये एक ही हुआ करते थे, और उसमें एक सुंदर सा युवक रहता था, उसका नाम था तंतारा। तंतारा एक नेक दिल और बहुत अच्छा व्यक्ति था, मदद करता रहता था सबकी, और सब उसको पसंद करते थे। तो यहाँ पर ततारा का एक कैरेक्टर, उसका एक चरित्र हमारे सामने आ रहा है कि ततारा वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान था। वो अपने ही द्वीप के लोगों की मदद नहीं करता था, बल्कि द्वीप के आसपास के जो गांव थे उन पर भी सहायता के लिए पुकारने पर वो तुरंत पहुंच जाता था। अब देखिए ततारा जो था वो एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। यानी वो जब भी भीड़ में एक अलग अपनी जो पहचान, एक जो अच्छा जो एक कैरेक्टर होता है या जो एक अच्छा पर्सनालिटी जो होती है, कहने का मतलब एक जो अपना एक व्यक्तित्व, एक अपना जो चरित्र, ये दोनों चीज़ें ततारा के लिए काफ़ी कुछ हद तक कहना चाहिए कि वो उसमें बहुत भाग्यशाली था। यानी वो काफ़ी अच्छा दिखता भी था और उसके काम भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो अपने ही जगह पर प्रसिद्ध नहीं था, वो अपने आसपास की सभी जगहों पर ततारा बहुत प्रसिद्ध था, अपनी पर्सनालिटी के लिए नहीं, अपने अच्छे कामों के लिए, है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि ततारा कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था। और एक चीज़, उसके कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार लटकती रहती थी। अब लकड़ी की तलवार से हम ये सोच सकते हैं कि वो कोई सामान्य तलवार नहीं थी, वो एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य यानी जिसके बारे में कभी कुछ जाना ना जा सका हो, एक राज थी कि उस लकड़ी की तलवार में ऐसा क्या है। हालांकि गाँव वालों का मतलब गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि वो कोई साधारण तलवार नहीं थी, उसमें कोई देवीय शक्ति थी। उस देवीय शक्ति की वजह से ही ततारा मिनटों में हर किसी के पास पहुंच जाता था, उनकी मदद कर देता था। यानी कहना चाहिए कि ततारा एक मनुष्य के रूप में एक साक्षात देवता था, या उनका भेजा हुआ दूत ही माना जाता था, जो हर मददगार, हर परेशान व्यक्ति या हर मुसीबत वाले व्यक्ति के पास मदद करने के लिए पहुंच जाता था। अब
उसकी जो तलवार थी उसका प्रयोग कभी उसने किसी के सामने किया नहीं। वो एक राज ही था कि उसमें एक रहस्य था उसमें कि वो उस तलवार का कैसे प्रयोग करता था या उसमें किस किस प्रकार की शक्तियाँ थी, ये कोई जानता नहीं था। बस एक अफवाह थी कि हाँ ये एक बहुत अच्छी तलवार है या एक अद्भुत शक्ति वाली तलवार है। अब ये तो सेकेंड पैराग्राफ में तो ततारा क्या था, द्वीपवासियों के साथ उसका कैसा व्यवहार था या कितना वो प्रसिद्ध था, कितना अच्छा हमदर्द था, वो लोगों की मुसीबतों में काम आता था और एक अच्छा युवक भी था, सुंदर सा युवक था। अब इसकी सुंदरता के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब 100 लोग खड़े होते हैं और 100 लोगों में जब एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब सामने आता है तो हर किसी की निगाह उस पर आवश्यक है, चली ही जाती है। तो अब यहाँ पर आगे पैराग्राफ में एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, अथक यानी घोर परिश्रम, दिन भर काम जो करता हो उसके बारे में बताया जा रहा है। घोर परिश्रम के बाद जब ततारा शाम को समुद्र के किनारे टहलने गया, सूरज की समुद्र से लगी क्षितिज तले डूबने को, क्षितिज यानी जो उसका अंतिम शोर होता है वहाँ पर जब डूबने को था, तो निश्चित है यहाँ पर एक प्राकृतिक चित्रण किया गया है। ततारा क्या करता था कि दिन भर लोगों की मदद करना, अच्छे अच्छे काम करना, हर मुसीबत वाले व्यक्ति के लिए, परेशान व्यक्ति के लिए मदद के लिए तुरंत खड़े हो जाना। तो ये सब करने के बाद शाम को जब ततारा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब थकता था तो वो क्या करता था कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ का, समुद्र के किनारे का, जो भी शाम को सूरज ढल रहा है, जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है वो धीरे धीरे मंद हो रही है, मतलब संध्या का समय है, तो निश्चित है काफ़ी खूबसूरत समय रहा होगा वो। तो वहाँ पर वो समुद्र की ठंडी रेत पर, बालू मने रेत पर जाकर अपने शांति के क्षण कुछ वो प्रकृति के बीच में बिताता है। तो वहाँ चला जाता है वो, समुद्र की जो सूर्य की किरणों में जो समुद्र की किरणें सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं, ढलते हुए सूर्य की जो किरणें दिखाई दे रही हैं, वो बड़ा सुहावना मौसम लग रहा है। इसी बीच में, इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ततारा कहीं खो गया और उसे बड़ा अच्छा लग रहा है शाम के समय में, लेकिन अचानक उसके कानों में एक मधुर गीत की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आंखें बंद हैं परंतु कानों में कहीं से एक मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो आंखें खोलता है और उस आवाज़ को, उस दिशा को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे गीत उसकी तरफ बढ़ता जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत मधुर आवाज़ में गीत गा रहा है। अचानक उसकी नज़र एक युवती पर पड़ती है। अचानक उसकी नज़र किस पर पड़ती है? एक युवती, युवती यानी एक लड़की, जो ढलती हुई शाम में एक सुंदर सौंदर्य वाला गीत, श्रृंगार गीत गा रही थी। उस ढलती हुई शाम में प्राकृतिक सौंदर्य में ततारा भी वहीं था और अचानक उसको एक गीत मधुर आवाज़ सुनाई देता है। ततारा को भी वो गीत काफ़ी अच्छा लगता है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, एक श्रृंगार गीत रहता है। उसको सुनता हुआ ततारा भी अपनी सुध-बुध खो बैठता है और वह भी उस गीत को गाने, जिस दिशा से वो गीत की आवाज़ आ रही है वो उस दिशा में उसकी आंखें चली जाती हैं उस गीत को ढूंढने के लिए। उसे ज्ञात ही नहीं होता है, अचानक उसकी नज़र एक युवती पर पड़ती है। अब उसे ज्ञात ही नहीं होता है कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द ताकना यानी बिना कुछ कहे एक तरह से एकटक देखना सामने वाले को। एकाएक समुद्र की लहरें उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई और सामान्य हो पाती उसके पहले ही एक गंभीर आवाज़ गूंजी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अब देखिए, एक लड़की है जो गीत गा रही है। ततारा भी शाम को थक हार कर अपनी थकान मिटाने के लिए समुद्र किनारे आ चुका है। अचानक उसे गीत सुनाई देता है। वह गीत को ढूंढता हुआ जाता है कि आखिर ये कौन गा रहा है। अचानक एक लड़की दिखाई देती है जो कि वाकई में वो भी बहुत सुंदर है और वह गीत भी बहुत सुंदर गा रही है। ततारा एक टक उसे देखता रहता है और अंत में उससे विनम्रतापूर्वक कहता है कि तुमने इतना अच्छा गाना बीच में क्यों रोक दिया? क्योंकि लड़की ने वो गाना इसलिए रोक दिया कि अचानक वो समुद्र की लहरें उसे भिगा गई थी, तो उसे हड़बड़ाहट में वो अपना गाना वहीं रोक देती है, गीत पूरा करती नहीं है। ततारा उससे बार बार विनम्रतापूर्वक आग्रह करता है कि तुम अपना गाना शुरू करो, अपना गाना शुरू करो। लेकिन वामिरो क्या है, सॉरी अभी वामिरो नाम इसलिए मैंने ले लिया कि लड़की का नाम वामिरो है। यह आपको अगले पैराग्राफ में पता चलेगा कि उस लड़की का नाम वामिरो है। तो वो ततारा बार बार उससे बोलता है कि आप गीत स्टार्ट करो, गाना गाओ, लेकिन वामिरो कुछ जवाब नहीं देती है, बस खड़ी खड़ी देखती रहती है। पहले ये बताओ तुम कौन हो और मुझे इस तरह घूरने का और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? आप अपने गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। देखिए लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन करिए आप। क्यों? क्योंकि इस लाइन से ही आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच की दूरी क्यों बनती चली गई।
लड़की का कहना है, ततारा उससे प्रश्न कर रहा है कि तुम अपना गाना पूरा करो, गाना क्यों रोक दिया तुमने, गाना गाओ। लेकिन यहाँ वामीरो अपने गांव के जो नियम हैं उनको बिल्कुल भूली नहीं है। गांव का नियम है कि कोई भी गांव के लड़का लड़की दूसरे गांव के लड़का लड़कियों से, या कोई भी लड़का लड़की हो या कोई भी गांव के लोग हों, वो दूसरे गांव से कोई संपर्क रखते नहीं थे। ना आना जाना, ना बातचीत, ना शादी ब्याह, ना कोई तीज त्यौहार, सब अपने अपने गांव की एक सीमा में ही वो लोग उसको आयोजित करते थे। तो यहाँ पर लड़की का कहना है कि तुम मुझसे बार बार प्रश्न मत करो, क्योंकि मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गांव की रीति है कि मैं अपने ही गांव के युवक से बात कर सकती हूँ और किसी बाहर के व्यक्ति से मैं बात नहीं कर सकती। यह सुनकर तुम जानते हो, तो ततारा मानो सुध-बुध खो देता है और जवाब देने के लिए बार बार बस अपना प्रश्न ही दोहरा रहा है। उसे वामीरो की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। वो सिर्फ यही कहे जा रहा है कि तुमने गाना अधूरा क्यों छोड़ा, तुमने गाना अधूरा क्यों छोड़ा। अंत में अच्छा ठीक है, तुम मेरे कोई प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रही हो। युवक ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तो तुम्हें कभी देखा नहीं। अब देखिए, यहाँ गांव का नाम लपाती है। अब मतलब इस पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ततारा जो है वो लपाती गांव का है और जो वामीरो है वो पासा गांव की है। तो निश्चित है, गांव के हम लोगों को जानते हैं तो निश्चित हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आप किस गांव के हैं, आपको कभी यहाँ देखा नहीं। तो यहाँ ततारा भी बड़ा आश्चर्यचकित है कि इस लड़की को आज तक उसने देखा क्यों नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में तो युवती की आवाज़ ठीक से पहुंची नहीं। उसने फिर से विनती करी, यानी वो 3 से 4 से 5 बार वो बार वामीरो से विनम्र निवेदन कर चुका है कि तुम अपना गीत पूरा करो। युवती झुंझला उठी। झुंझलाना यानी किसी बात पर बिल्कुल चिढ़ जाना या इरिटेट हो जाना कहना है। जिन्हें कोई बार बार परेशान करता है और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उसमें जो इरिटेट हो जाते हैं तो उसमें वो लड़की चिढ़ जाती है और बोलती है, सोचने लगती है। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार फिर कहा, कड़े स्वर में, क्या कहा? ढीठता की भी हद होती है। ढीठता यानी एक बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है, मतलब किसी चीज़ के लिए अड़ जाना, ये भी एक हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह तेजी से मुड़ती है। ततारा को मानो अचानक कुछ होश आता है और वह सुध-बुध खो बैठता है और सोचने लगता है। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि ततारा ये भूल चुका है कि उसे अपने ही गांव के लोगों से बातचीत करना है, बाहर के गांव के लोगों से उसे बातचीत नहीं करना है। अचानक इस चीज़ का उसको ध्यान आ जाता है। अंत में वो अपनी बात को रोकता है और तुरंत वामीरो का रास्ता रोक लेता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में मैं पहली बार इतना विचलित यानी कोई अद्भुत चीज़ हम जब देख लेते हैं और जब हमारा मन और हमारा मस्तिष्क काबू में नहीं रहता है, वो जब स्थिति मनुष्य की होती है, उस शब्द को यहाँ विचलित कहा गया है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त, यानी मैं तुम्हें देखकर अपना होश खो बैठा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती हुई आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने बड़े याचना यानी रिक्वेस्ट भरे शब्द में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अनमयस्तापूर्वक यानी जब व्यक्ति की इच्छा होती भी है लेकिन वो शब्दों में मना करता है। किसी काम के लिए व्यक्ति का अंदर से मन है लेकिन वो शब्दों में उसके लिए वो शब्द नहीं के लिए निकलते हैं। झटके से वो लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ती है। लपाती यानी अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ती है। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे हैं। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा यानी तुम्हारा रास्ता देखूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही जा रही थी। ततारा उसे निहारता ही जा रहा था। वामीरो घर पहुंची। भीतर ही भीतर उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। अगले पूरे पैराग्राफ में वामीरो और ततारा का जो एक मुलाकात जो होती है उससे दोनों के अंदर एक थोड़ा सा अपनापन झलकता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, परंतु गांव की रीति के अनुसार वो वहाँ पर उनके दोनों की सही नहीं बैठ पा रही है। अब चूंकि सुंदर और बलिष्ठ होने के साथ बेहद शांत और भोला है युवक, और इधर दूसरे गांव के साथ की परंपरा यह है कि वहाँ पर किसी को भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करना है। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे। अगले पैराग्राफ में आ जाइए आप लोग। किसी तरह एक आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरा। इस पूरी पंक्ति का ये सारांश है कि आप जब किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है और पूरा दिन बिताना एक मुश्किल हो रहा है, तो वही स्थिति उन दोनों के साथ भी हो रही है।
दोनों वामिरों की प्रतीक्षा में, इधर वामिरों भी प्रतीक्षा में पल पल बड़ी पहाड़ की तरह गुजर रहे हैं। अंत में कुछ निर्णय नहीं हो पाता है। शाम को दोनों के वापस उनकी मुलाकात के लिए समय शाम का होता है, लेकिन दोनों की इच्छा भी नहीं होती है। अंत में दोनों एक जगह पहुंचते हैं, वापस समुद्र के किनारे आते हैं। मूर्तिवत यानी चुपचाप खड़े रहना लेकिन बोलना नहीं। दोनों एक दूसरे को ताकते हैं, बस एक अनवरत जो गहरा भाव चलता जाता है। दोनों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया था और खबर लेते ही गांव में उड़ गई। वामिरो लपाती गांव की है और ततारा पांसा गांव का। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लिए कि दोनों के गांव का नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि दोनों गांव कौन से थे जिनमें विवाद हुआ था, या दोनों गांव कौन से हैं जहां पर वामिरो किस गांव की थी, ततारा किस गांव का था। और एक पशु पर्व, आगे आपको एक पैराग्राफ आएगा जहां पर एक पशु पर्व का आयोजन होता है, तो वो कहाँ किस गांव में मनाया जाता था, या हर साल गांव की क्या रीति थी, इसके बारे में कभी कभी एक प्रश्न बनता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अंडरलाइन करते चलिएगा। दोनों का संबंध संभव नहीं था, रीति के अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। ये लाइन भी आपको अंडरलाइन रखना है, क्योंकि सारा पाठ इसी लाइन से, इन 2-3 लाइनों पर ही सारे पाठ की आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। देखिए, गांव में धीरे धीरे बात फैल चुकी थी कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, परंतु एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की जो अफवाह थी वो उड़ती चली गई। नियम अनुसार लपाती उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे और अफवाह फैलती रही। अंत में दोनों का मिलना तो जारी रहा और गांव का जो विरोध होता था वो भी होता रहा, लेकिन उन्होंने उनकी किसी की भी परवाह नहीं करी। अगले पैराग्राफ में जो अभी मैंने आपको जस्ट बोला, पशु पर्व यानी गांव, साल भर गांव के लोग एकत्रित होकर कुछ आयोजन करते थे, उसमें पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व का आयोजन मतलब कि सभी गांव के लोग, आसपास के जो गांव के लोग थे, साल भर में सिर्फ एक ही बार उनका मिलना होता था सभी गांव वासियों का। बाकी पूरे साल भर वो ना तो एक दूसरे से बातचीत करते थे, ना एक दूसरे की मतलब पूछ परख करते थे। तो पशु पर्व के आयोजन में क्या होता था कि सभी लोग अपने अपने हष्ट पुष्ट पशुओं को, यानी अच्छे ताकतवर पशुओं को लाते थे, उनको आपस में लड़वाते थे और दिन भर नाचना गाना होता था। और फिर नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। दोनों वक्त भोजन होता था और दोनों वक्त नाचना होता था, यानी दिन भर एंजॉय करना उनका एक नियम था कि पशु पर्व में सब लोग इकट्ठे होते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुआ। ततारा का मन तो कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड में उसे ऐसा लगा कि कोई उसे झांक रहा है, ताक रहा है। थोड़ा सा और करीब जाकर उसने देखा तो देखा कि वाकई में वहाँ वामिरो खड़ी थी। वामिरो ने जैसे ही उसे देखा, वो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह इससे पहले कुछ बोलता, उसके पहले ही गांव के दूसरे लोग एकत्रित हो गए। उधर वामिरो की माँ भी वहाँ पर आ गई और उनको लगा, वामिरो की माँ को लगा कि शायद ततारा ने वामिरो को कुछ गलत कहा है या वामिरो किसी एक उलझन में है। सारा दोष किसके ऊपर आ रहा था? यहाँ पर ततारा के ऊपर आ रहा था। यानी पशु पर्व के मेले के आयोजन में ततारा वामिरो जब सारे गांव के लोगों के बीच में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का आमना सामना होता है और इस बीच में वामिरो की माँ भी वहाँ आ जाती हैं। और जो कि गाँव की रीति के अनुसार उन दोनों का बातचीत करना, वाकई में पूरे गाँव में उस चीज़ का विरोध हो रहा था, लेकिन उस विरोध को वो लोग मान नहीं रहे थे। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ का ये सारांश निकलता है। अंत में वामिरो की माँ उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती हैं और वो पूरे मेले में सभी आसपास के गांव के जो लोग एकत्रित होते हैं उन सबके सामने ततारा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती हैं और तरह तरह के बहुत सारा अपमान कर देती हैं। अब चूँकि यहाँ पर ततारा, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि ततारा जो है, ततारा एक बहुत नेकदिल व्यक्ति है, मददगार व्यक्ति है, वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। अपने ही गांव में नहीं, चारों तरफ वो बहुत फेमस है। यानी कभी भी कुछ आयोजन होता है तो ततारा एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। यानी काफ़ी महत्व है उसका, एक अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है गाँव में उसका। तो वो वाकई में एक इज्जतदार व्यक्ति है और ऐसे इज्जतदार व्यक्ति का जब भरी मेले में या भरी सभा में जब अपमान किया जाता है तो वाकई में व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। तो ततारा के साथ भी वही हो रहा है। वामिरो की माँ उसे बहुत भला बुरा कहती है सब लोगों के बीच में और काफ़ी अपमानित करती है पूरे भरे हुए मेले में। तो ततारा ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाता है और इससे भी ज़्यादा चीज़ वो क्या सहन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ये जो गांव की रीति है उसे उस गांव की रीति पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे इस गांव की रीति को मानने के लिए उसे ये अच्छी बात नहीं लग रही है। अंत में ततारा बहुत आंख बबूला हो जाता है।
गांव वालों के सामने जो उसका अपमान होता है वो इस चीज़ को भुलाए भी नहीं भूल पा रहा है। और उसे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? वामिरो के रोने का। उसे उस चीज़ का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वामिरो, जो कि एक उसकी बहुत पसंदीदा व्यक्ति है, जो उसके लिए, जिसे वो प्रेम करता है, वो रो रही है, तो उसके लिए वो बिल्कुल असहनीय चीज़ हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें अंत में ततारा के लिए काफ़ी सहन शक्ति के बाहर हो जाती हैं। अचानक उसका, इतनी बड़ी भीड़ में अचानक उसका हाथ कहाँ चला जाता है? जो उसके कमर में बंधी हुई लकड़ी की तलवार है, अचानक उसकी मूठ पर में, यानी कि वो जहाँ उसका जो हत्था रहता है, तलवार को जब हम पकड़कर खींचते हैं और आगे उसकी जो धारदार नुकीली जो उसकी तलवार होती है, तो उसका वहाँ चला जाता है हाथ। और अचानक तलवार वह जोर से निकालता है, क्रोध की अग्नि की तरह उसका क्रोध बढ़ता ही जाता है। लोग एक सन्नाटे की तरह उसे देखते रहते हैं और वह उसे धरती पर गाड़ कर खींच देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ततारा काफ़ी क्रोध में आ गया है, उसे गांव की रीति का, वामिरो की माँ का जो भला बुरा कहना, ये सब कुछ चीज़ों को वो सहन नहीं कर पा रहा है। और अब अंत में वो अपनी एक जो देवी शक्ति वाली, जो उसके पास जो अद्भुत तलवार है, उसको वो अचानक उसका हाथ वहाँ चला जाता है और उसको तलवार को निकाल कर धरती पर गाड़ देता है और एक लंबी लाइन खींच देता है। वह हाँप रहा है, वह पसीने से नहा उठा है, अपनी तलवार को खींचते खींचते वह दूर तक चला जाता है। अचानक एक लकीर सी खींच जाती है और उसमें दरार आने लग जाती है, मानो जैसे धरती दो टुकड़ों में बट गई हो। अचानक एक गड़गड़ाहट उठती है, लकड़ी की सीध में धरती, मतलब जितनी जितनी तलवार धरती पर गड़ती है, उतनी उतनी जगह पर क्या होता है कि दो पार्ट हो जाते हैं, दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं धरती के। यानी वाकई में जो ततारा की तलवार थी, वाकई में वो अद्भुत थी और वाकई में उसमें कुछ शक्ति थी। सभी डर जाते हैं क्योंकि धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, परंतु ततारा का जो क्रोध है वो शांत हो ही नहीं पा रहा था। दुर्भाग्यवश ततारा अपने गुस्से में उस तलवार को इतना दूर तक खींचता हुआ चला जाता है कि वो एक तरफ वो समुद्र के हिस्से की तरफ चला जाता है। उसे क्रोध में ये ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कब समुद्र के छोर पर पहुंच जाता है। अंत में धरती दो हिस्सों में फट जाती है और धरती के किनारे की उस तरफ वामिरो चीखती चिल्लाती रहती है, ततारा ततारा, लेकिन इतनी गड़गड़ाहट में उसे ततारा की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ वामिरो अकेली खड़ी है। द्वीप के अंतिम सिरे पर धरती को चाकता हुआ अंतिम छोर पर पहुंचा। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। अब हम मेन बात पर आए हैं। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त क्यों हुआ, उसके पीछे की प्रेम कथा क्या है? तो ततारा वामिरो नामक के एक युवक युवतियों की, दोनों की प्रेम कथा है। गांव के रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों का मिलना संभव नहीं था, परंतु फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दूसरी तरफ वामिरो है, एक तरफ ततारा है। ततारा को जैसे ही होश आता है तब तक वह काफ़ी नीचे, समुद्र के नीचे जा पहुंचता है। वो छटपटाता है, वो छलांग लगाने कर दूसरा हिस्सा थामना भी चाहता है, परंतु वो पकड़ नहीं पाता है और धीरे धीरे समुद्र की तरफ फिसलता ही चला जाता है। यानी काफ़ी भयानक स्थिति हो चुकी है, ततारा खतरे में आ गया है। दो धरती के टूटने पर जो गड़गड़ाहट हुई, या जो एक कहते हैं आसमान फट जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है और सभी लोग डर जाते हैं, परंतु ततारा तो गुस्से में जब तक उसने धरती पर वो जो तलवार गाड़ रखी है, जब तक वो उसको ऊपर नहीं करता है तब तक वो धरती कटती ही चली जाती है। वामिरो वामिरो, ततारा ततारा, बस दोनों तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं परंतु पुकार रहे हैं। ततारा लहूलुहान हो चुका है, अचेत हो गया है। अचेत यानी बेहोश होने वाला है अब वो, क्योंकि काफ़ी थक गया है, काफ़ी उसको पसीना आ गया है और वो इतनी बड़ी घटना हो चुकी है गांव में। दूसरे हिस्से में अंत में ततारा खड़ा है, एक हिस्से पर वामिरो खड़ी है। वामिरो भी इधर पागल हो रही है। अंत में ततारा पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है और इधर वामिरो भी वहाँ पर बैठे बैठे उसका रास्ता देखती रहती है। इधर आखिरी में दोनों का क्या होता है किसी को पता नहीं होता है। इधर वामिरो भी ततारा की हर समय खोज करती रहती है, लेकिन ततारा जो एक बार समुद्र के किनारे पर डूबता है तो वापस दिखाई नहीं देता है। अब अंत में उनको दोनों का क्या हुआ नहीं पता चला। ततारा की मृत्यु हुई इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन उसके बाद उसको गांव में किसी ने देखा भी नहीं। तो निश्चित है
उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन और अब इधर वामिरो क्या है, वो ततारा की याद में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है, अब वह परिवार से अलग हो चुकी है। लोगों ने उसे भी बहुत ढूंढने की कोशिश की। कुछ समय बाद वामिरो भी अपने घर बार को छोड़कर चल देती है, किंतु उसे भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है। आज न तो ततारा है, अब हम आखिरी पैराग्राफ में आ गए हैं, आप ध्यान देना। आज न तो ततारा है न वामिरो है, किंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, मत यानी राय, सलाह, ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसका दूसरा लिटिल अंडमान है और दूसरा कार निकोबार है। आज दोनों 96 किलोमीटर पे, दोनों 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। निकोबारी की इस घटना के बाद दूसरे गांवों में आपस में वैवाहिक संबंध होने लगे। ततारा ममीरों की त्यागमयी मृत्यु आज इसी सुखद परिवर्तन के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो रहा है। तो हम इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जो गांव में एक जो ऐसी प्रचलित मान्यताएं होती हैं जिनसे किसी का भला नहीं होता है, गांव में या शहर में या कहना चाहिए कस्बों में ऐसे रीति रिवाज बनाने चाहिए जिससे मनुष्य का विकास हो, कुछ अच्छा हो। ऐसे रीति रिवाज जिनसे किसी का भला नहीं हो, दोनों को अपनी अपनी प्राण त्यागना पड़े, लेकिन सिर्फ एक इतनी सी बात पे कि हम उन दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी है तो ही विवाह संभव है, या दूसरे गांव के लोगों का आपस में मिलना संभव नहीं है, कोई तीज त्यौहार पर वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे रीति रिवाज किसी भी मनुष्य के विकास में सहायक नहीं होते हैं। तो रीति रिवाज, प्राचीन मान्यताएं ऐसी होना चाहिए जिनसे मनुष्य का विकास हो, मनुष्य आगे बढ़े। ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं का टूट जाना अच्छा होता है। तो ये रूढ़िवादी परंपरा कब टूटी? जब ततारा और वामिरो का दोनों ने अपने प्राण त्यागे, उसके बाद ही यह परंपरा टूटी। और अब उसके बाद क्या हो रहा है कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों द्वीपों के लोग अब आपस में खूब मिलते जुलते हैं। उनके दोनों के बीच में आपस में खूब अच्छे संबंध बन चुके हैं। अब वैवाहिक संबंध भी होते हैं, भोजन वगैरह भी होता है, लेकिन इसके पहले ये सब चीज़ों पर पाबंदी थी। तो निश्चित है आज हमने इस पाठ से, इस प्रेम कथा से यही सीखा कि कोई भी रूढ़िवादी परंपराएं मनुष्य के विकास में और उसकी भविष्य के लिए होनी चाहिए, न कि उसके मतलब उसके विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अगर हमें कोई नियम बनते हैं तो हमें उस नियम से हमें फ़ायदा होना चाहिए, न कि हम उन नियमों को एक बोझ समझकर, एक वजन समझकर हम उन्हें झेले जा रहे हैं। लेकिन हम उनसे ना तो किसी का फ़ायदा हो रहा है, ना उनसे किसी का मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि ऐसे नियम कानून बनने चाहिए जिनसे सब लोगों का भला हो, सब लोग सुखी रहें, किसी के ऊपर कोई किसी का दबाव ना बना रहे। तो ऐसी परंपराओं का हमें निर्माण करना चाहिए, ऐसी परंपराओं का हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। धन्यवाद।